किसी भी मजबूत इमारत की तरह एक सफल सिविल मुकदमे की भी एक मजबूत नींव होती है, और कानून की दुनिया में वो नींव है वादपत्र, या जिसे प्लेंट भी कहते हैं। आज हम इसी नींव को बनाने की कला पर और शायद विज्ञान पर भी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो गाइड है वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत वादपत्र का मसौदा तैयार करने की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से समझाती है। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वादपत्र मतलब सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये पूरे मुकदमे का एक तरह से नक्शा है। वो पहली कहानी है जो जज के सामने रखी जाती है। पहली कहानी? ये अच्छा कहा आपने। हाँ, इसी के जवाब में फिर प्रतिवादी अपना लिखित कथन या रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है। फिर मुद्दे तय होते हैं, सबूत आते हैं, बहस होती है, और तब जाकर कहीं फैसला आता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर पहली कहानी ही कमजोर या उलझी हुई हो तो आगे का पूरा सफर मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। गाइड में एक बहुत सख्त बात लिखी है कि एक खराब तरीके से तैयार वादपत्र को बाद में बेहतरीन दलीलों से भी नहीं बचाया जा सकता। मतलब अगर नींव में ही दरार है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, इमारत तो खतरे में रहेगी ही। तो फिर सवाल ये है कि ये मजबूत नींव रखी कैसे जाती है। गाइड इस पूरी प्रक्रिया को 5 बहुत ही दिलचस्प चरणों में बांटता है। पहला चरण है कागजात छांटने का चरण, पेपर सॉर्टिंग स्टेज। सुनने में तो ये मतलब काफी सामान्य लगता है। हाँ, सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन असल में ये एक जासूस के काम जैसा है। इस स्टेज पर वकील सिर्फ कागजों को तारीख के हिसाब से नहीं लगाता, वो उन कागजों में छुपी कहानी को उसे पढ़ने की कोशिश करता है। अच्छा? जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, तो वो देखेगा कि सेल डीड कब बनी, पेमेंट की रसीदें किस तारीख की हैं, क्या कोई नोटिस भेजा गया था। वो हर दस्तावेज को एक पहेली के टुकड़े की तरह देखता है। तारीखें मेल नहीं खा रही या कोई जरूरी दस्तावेज है ही नहीं। नियम साफ है, मुवक्किल से मिलने से पहले कागजों से मिलो, क्योंकि कागज झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। तो एक बार जब वकील ने इन बेजान कागजों से कहानी का ढांचा बना लिया, तब वो उस इंसान से मिलता है जिसकी ये कहानी है, यानी दूसरा चरण, मुवक्किल से मुलाकात का चरण। जी। और यहीं पर एक वकील का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। मुवक्किल अपनी कहानी अक्सर गुस्से में, दुख में या विश्वासघात की भावनाओं के साथ सुनाता है। वो बताएगा कि उसने मेरे साथ धोखा किया, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई लूट ली। एक वकील का काम है इन भावनाओं को सुनना और समझना, लेकिन वाद पत्र में उन्हें जस का तस लिखना नहीं है। अच्छा। उसका असली काम है उस भावनात्मक कहानी में से ठंडे, सख्त और कानूनी रूप से साबित किए जा सकने वाले तथ्यों को निकालना। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आत्मा को नहीं मारना है, बस उसे एक ऐसा शरीर देना है जिसे कानून समझ सके। मिसाल के तौर पर मुवक्किल का ये कहना कि उसने मुझे बर्बाद कर दिया एक भावना है, ठीक है, लेकिन वकील को ये पूछना होगा कैसे बर्बाद किया। क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट था जो तोड़ा गया? किस तारीख को? उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कितने पैसे मिलने थे जो नहीं मिले? अब ये तथ्य हैं। समझ गया। वाद पत्र अदालत के लिए लिखा जाता है, मुवक्किल की भावनाओं को शांत करने के लिए नहीं। जिस पल वाद पत्र एक निजी खत जैसा लगने लगता है, वो अदालत में अपनी ताकत खो देता है। तो अब वकील के पास दस्तावेजों से मिला ढांचा भी है और मुवक्किल से मिली कहानी भी। अब अगला कदम क्या होगा? क्या अब सीधे लिखना शुरू कर दें? नहीं, अभी नहीं। यहीं पर ज्यादातर नए वकील गलती करते हैं। अच्छा। अब वकील को यह जांचना है कि जो तथ्य उसके पास है, क्या वो मिलके कोई, जिसे हम कहते हैं वाद हेतुक या कॉज ऑफ एक्शन, वो बनाते भी हैं या नहीं। वाद हेतुक, ये शब्द सुनने में बहुत भारी लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? वाद हेतुक को आप केस की चिंगारी समझ सकते हैं। चिंगारी? हाँ, ये वो एक पल होता है, वो घटना जब वादी का कोई कानूनी अधिकार टूटता है और उसे अदालत का दरवाजा खटखटाने का हक मिल जाता है। जैसे जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट की तारीख निकली और पैसे नहीं मिले, वो है चिंगारी। जिस दिन किसी ने आपकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया, वो है चिंगारी। बिना इस चिंगारी के केस का इंजन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। और इस रिसर्च में और क्या-क्या देखा जाता है? 3 सबसे जरूरी चीजें। पहला, जैसा हमने कहा, वाद हेतुक। दूसरा, क्षेत्राधिकार यानी जुरिस्डिक्शन। और तीसरा, परिसीमा यानी लिमिटेशन। ओके। क्षेत्राधिकार और परिसीमा को आप अदालत के दरवाजे पर लगे 2 सबसे बड़े ताले समझ सकते हैं। अच्छा। क्षेत्राधिकार का मतलब है क्या हम सही अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, और परिसीमा का मतलब है क्या हम सही समय पर दरवाजा खटखटा रहे हैं। हर केस को दायर करने की एक समय सीमा होती है। अगर आप उस समय के बाद पहुंचे
तो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। और अगर इनमें से किसी भी एक चीज में गलती हो गई तो केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। यहीं पर सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 7 नियम 11 सामने आता है। ये नियम वकीलों की दुनिया में एक तरह का गेटकीपर है। गेटकीपर? हाँ, ये अदालत को शक्ति देता है कि अगर कोई वाद पत्र देखकर ही लगे कि इसमें कोई दम नहीं है, या वाद हेतुक ही नहीं बनता, या वो गलत अदालत में फाइल हुआ है, या समय सीमा के बाहर है, तो उसे वहीं रोक दिया जाए। बिल्कुल, उसे वहीं खारिज कर दिया जाए। सोचिए, प्रतिवादी को जवाब देने की, सबूत इकट्ठा करने की, सालों तक केस लड़ने की जरूरत ही नहीं। समझ गया। तो एक बार जब रिसर्च से ये पक्का हो गया कि केस में दम है, सही अदालत पता चल गई और समय सीमा भी ठीक है, तब जाकर लिखने का काम शुरू होता है। यानी चौथा चरण, कच्चा मसौदा तैयार करना। जी हाँ, और इस स्टेज का मकसद सुंदर भाषा लिखना नहीं है, बल्कि सारे तथ्यों को एक तार्किक क्रम में रखना है। हर तथ्य के लिए एक अलग पैराग्राफ, वाक्य छोटे और सीधे। जैसे 1, वादी और प्रतिवादी के बीच 1 जनवरी 2022 को एक समझौता हुआ। 2, इस समझौते के तहत प्रतिवादी को 1 लाख रुपए देने थे। 3, प्रतिवादी ने आज तक ये रकम अदा नहीं की है। बस, ये वाद पत्र का कंकाल बनाने जैसा है। और फिर आता होगा 5वां और आखिरी चरण, अंतिम मसौदा तैयार करना। अब इस कंकाल पर मांस चढ़ाया जाएगा। बिल्कुल सही। अब भाषा को सुधारा जाता है, दोहराव हटाया जाता है, और ये पक्का किया जाता है कि हर पैराग्राफ सीपीसी के नियमों का पालन करता हो। इसी स्टेज पर मूल्यांकन और कोर्ट फीस की दोबारा जांच की जाती है। मुझे याद है, मेरे एक शुरुआती केस में मैंने मूल्यांकन में एक छोटी सी गलती कर दी थी। अच्छा। उस एक 0 की गलती की वजह से केस 6 महीने तक सिर्फ इसी तकनीकी मुद्दे पर अटका रहा। तब मुझे समझ आया कि ये नियम सिर्फ लिखने के लिए नहीं है। तो ये 5 चरण की प्रक्रिया तो बहुत साफ है। एक बार जब ये अंतिम मसौदा तैयार हो जाता है, तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ छूट तो नहीं गया, क्या कोई चेकलिस्ट होती है? गाइड में सीपीसी के आदेश 7 नियम 1 के तहत कुछ अनिवार्य चीजों का जिक्र है। हाँ, वो एक चेकलिस्ट है, लेकिन उसे एक लिस्ट की तरह पढ़ने के बजाय उसके पीछे का मकसद समझना जरूरी है। आप उसे कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है पता, यानी हम कौन हैं और किस अदालत में हैं। दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है केस की नींव। हाँ, इसमें 3 चीजें आती हैं: वाद हेतुक, केस क्यों है, क्षेत्राधिकार, इसी अदालत में क्यों है, और परिसीमा, अभी क्यों है। अगर नींव के इन 3 पिलर्स में से एक भी कमजोर है, तो केस गिर जाएगा। और तीसरा हिस्सा है मांग या दी आस्क, मतलब अनुतोष या प्रार्थना खंड। ये वाद पत्र का वो हिस्सा है जहां वादी साफ साफ बताता है कि वो अदालत से चाहता क्या है। क्या उसे पैसे चाहिए, क्या उसे किसी काम को रुकवाना है। यहाँ गोलमोल भाषा का इस्तेमाल बहुत खतरनाक हो सकता है। यानी आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ न्याय किया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बताना होगा कि न्याय का आपके लिए क्या मतलब है। 1 लाख रुपए दिलवाए जाए, कब्जा वापस दिलाया जाए, वगैरह। अच्छा, वाद पत्र के आखिर में एक सत्यापन होता है, वेरिफिकेशन, जहां वादी कसम खाता है कि जो लिखा है सब सच है। ये मुझे हमेशा एक औपचारिकता जैसा लगता है। क्या अदालतें इसे सच में गंभीरता से लेती हैं? ये देखने में औपचारिकता लग सकता है, लेकिन ये केस का सेफ्टी वॉल्व है। सेफ्टी वॉल्व? हाँ, ये झूठे और परेशान करने वाले मुकदमों को रोकने के लिए बनाया गया है। यह वादी को याद दिलाता है कि वह अदालत में एक पवित्र प्रक्रिया का हिस्सा बन रहा है, मजाक नहीं कर रहा। अगर बाद में यह साबित हो जाता है कि सत्यापन जानबूझकर गलत किया गया था, तो उस पर पर्जरी यानी झूठी गवाही का केस भी चल सकता है। अरे वाह! तो ये सिर्फ एक दस्तखत नहीं है? नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये पूरी प्रक्रिया काफी विस्तृत है। अंत में गाइड कुछ बेहतरीन तरीके, या कह सकते हैं कि गोल्डन रूल्स बताता है। वो क्या है? कुछ बहुत ही व्यावहारिक नियम हैं। पहला, जैसा मैंने कहा, छोटे वाक्य और हर पैराग्राफ में सिर्फ एक तथ्य। इससे जज को केस समझने में बहुत आसानी होती है। दूसरा, हमेशा तटस्थ भाषा का इस्तेमाल करें। वाद पत्र में दलीलें या सबूत नहीं दिए जाते। मतलब? आप ये नहीं लिखेंगे कि प्रतिवादी एक धोखेबाज और झूठा इंसान है। आप सिर्फ तथ्य लिखेंगे। प्रतिवादी ने समझौते का पालन नहीं किया। बहस और सबूत वो बाद के चरण के लिए होते हैं। और कोई आखिरी नियम जो सब पर भारी हो? हाँ, एक अंतिम समीक्षा का तरीका सुझाया गया है जो बहुत कारगर है। जब आपका वाद पत्र पूरी तरह तैयार हो जाए, तो उसे एक वकील की तरह नहीं, बल्कि एक जज की नज़र से पढ़ें।
और खुद से ये सवाल पूछें, क्या इस दस्तावेज को पढ़कर मैं वादी और प्रतिवादी के बीच विवाद के मुख्य बिंदु यानी मुद्दे तय कर सकता हूँ? अच्छा। अगर आपका जवाब हाँ है, अगर कहानी इतनी साफ है कि विवाद के असली मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं, तो समझिए कि आपने अपना काम सही किया है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर मैं इसे समेटना चाहूं तो कह सकता हूं कि एक अच्छा वादपत्र सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक रणनीतिक दस्तावेज है जो तथ्यों पर आधारित है, प्रक्रियात्मक रूप से मजबूत है और कानूनी रूप से पूर्ण है। जैसा कि गाइड के अंत में कहा गया है, अगर आपने वादपत्र का मसौदा तैयार करने में महारत हासिल कर ली तो आधा सिविल केस तो आप पहले ही जीत चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक मजबूत वादपत्र प्रतिवादी को शुरू से ही बैकफुट पर धकेल देता है और यहीं से एक नया सवाल पैदा होता है। ये सब जानने के बाद ये सोचना दिलचस्प है कि एक मजबूत वादपत्र के जवाब में एक प्रतिवादी अपनी बचाव की रणनीति कैसे बनाता होगा। एक प्रभावी लिखित कथन क्या होता है और वो वादपत्र के किन पहलुओं को निशाना बनाता है ताकि वादी के केस को शुरू में ही कमजोर किया जा सके।